दोबारा स्टार्ट करते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। अच्छा जी, रेशोज हैं। रेशोज के लिए मैंने आपको कहा था कि वी नीड कंपैरिजंस, ठीक है, कंपैरेटिव्स चाहिए होते हैं। विदाउट कंपैरिजन वी कैन नॉट से दिस थिंग कि वेदर इट्स गुड और इट्स बैड, ठीक है। कंपैरेटिव्स चाहिए होते हैं, हमें नहीं पता कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी चीज़ बुरी है, तो जब तक नहीं होंगे कंपैरेटिव्स वी कैन नॉट से एनीथिंग, ठीक हो गया। उस कंपैरेटिव्स के अंदर आई वाज सेइंग दिस थिंग कि हमारे पास अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा होता है तो वो कहता है 2018 के भी रेशियोज आप कैलकुलेट करो, 2019 के रेशियोज भी कैलकुलेट करो, ठीक होगा सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई इशू नहीं है, हम कर लेते हैं। जैसे ही आप 2018 और 19 के रेशियोज कैलकुलेट करेंगे, वो कहेगा बेटा अब शाबाश, बहुत अच्छे बच्चों की तरह आपने क्या करना है, कॉमेंट करना है। अब आप कहेंगे सर ये कुछ ज़्यादा हो गया कमेंट करना, तो फिर ये वाली चीज़ जो होती है ना, यहाँ पे आपके मार्क्स डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। और ये उस सूरत में होता है जब आपके पास P1 हो और P2 हो। सर दो ही पेपर होते हैं, P1 और P2, क्या मतलब? P1 और P2 का मतलब है, बच्चे निकले एग्जाम हॉल से, बोले सर P1 तो बहुत इजी था सर, हलवा पेपर, ऐसा पेपर हुआ है कि बस A स्टार पक्का। एग्जामिनर कहता है बेटा अभी मैं सलाम किया मैंने ना, अभी मैं बात पूरी खत्म करूंगा, तो P2 का पेपर जो होगा वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। मुश्किल मैं नहीं कहता हमेशा, मुश्किल इन सेंस के टेक्निकल होता है, ठीक है। मुश्किल का भी मैं अगर डिफाइन कर दूं वर्ड को, टेक्निकल होता है। तो दो होते हैं आपके पास, या P1 होता है या P2 होता है। दोनों पेपर जिस बच्चे के लिए ईजी है, इसका मतलब ये है कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, ये बात समझ लें। जो कहता है ना दोनों पेपर से निकल गया सर बहुत इजी पेपर था, P1 भी आसान है, P2 तो उसकी तैयारी बहुत, यूँ समझ लें कि बेहतरीन तैयारी होगी। तो P1 के अंदर अगर मुश्किल चीजें होंगी तो आपका P2 आसान होगा, और P2 के अंदर मुश्किल चीजें होंगी तो P1 आसान होगा। ये कंपैरेटिवली बहुत सारे सालों की अपनी एनालिसिस है, मेरे अपने पेपर में मैंने ये एनालाइज किया था, डिफरेंट पेपर्स में भी ऐसा नजर आता है कि P1 मुश्किल होता है तो P2 के अंदर। सर P1 और P2 में कौन से टॉपिक ज्यादा आते हैं ये भी बता दें। भाई P1 और P2 दोनों का ताल्लुक इस बात से है कि हमने पूरा सिलेबस टच करना। क्या मतलब? पूरा सिलेबस चेकआउट करना है, पूरे सिलेबस को चेक करना है। देयर शुड नॉट बी एनीथिंग एट ऑल। जो हमारे बच्चे जो है ना वो अफलातूनी होते हैं, वो कहते हैं सर हमने छोड़ दिया तो कौन सी बड़ी बात होगी, एग्जामिनर हम कट देंगे कुछ ना कुछ। तो एग्जामिनर के पूरा जो यूँ समझ लें कि एम होता है ना, वो यही होता है कि भाई P1 हो और P2 हो, जो चीज़ें P1 में पूछ ली वो P2 में नहीं पूछे, कुछ और पूछ लो P2 के अंदर। या कभी कभी चीज़ें रिपीट भी हो जाती है, ओवरलैप हो जाता है, ठीक है, लेकिन कनेक्शंस बन रहे होते हैं दूसरे टॉपिक्स के साथ भी। तो पूरा सिलेबस तो पहली बात तो कवर करना है आपने, किसके अंदर, बिजनेस स्टडीज के अंदर। देयर इज नो रूम फॉर व्हाट आई कैन से लीविंग एनी टॉपिक। अगर आप ये कहते हैं कि सर मैं दो टॉपिक छोड़ दिया मैंने, मैं एंड में पढ़ लूंगी या मैं पढ़ लूंगा एंड में, तो दैट्स नॉट राइट, ठीक है। वो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस को डिक्रीज कर देगा, क्योंकि हर आंसर के अंदर यू नीड टू लिंक। मैंने आपको क्लासेस में भी बताया, लिंकिंग करोगे, एप्लीकेशन करोगे, तब जाके मार्क्स मिलेंगे। तो कमेंटिंग के आपके पास मार्क्स होते हैं। रेशियोज के अंदर कुछ रेशियोज हैं जो हमें समझ आते हैं कि हाँ सर ये वाले तो बहुत इजी थे, कुछ रेशियोज हैं जो बिल्कुल ऊपर से जाते हैं। तो रेशियोज के पहले तो कैटेगरीज पे बात कर लेते हैं। आई गेस हमारे पास दो ही कैटेगरीज हैं रेशियोज की, एक होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरे होते हैं हमारे पास लिक्विडिटी रेशियोज। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या होते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ये कहते हैं हमें कि भाई बताओ आपका प्रॉफिट कितना हुआ। ये सिंपल मैथ्स है रेशियोज, और कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग मैथ्स समझ सकते हैं ना, मतलब मैथ्स भी बहुत लो लेवल की, क्योंकि मैथ्स भी बहुत टेक्निकल होती है, लेकिन अगर आप मैथ्स समझ सकते हैं तो आप रेशियोज बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर आपको रेशियोज समझ आ गए ना, तो आपसे बेहतरीन और आपसे अच्छा कमेंट कोई लिख ही नहीं सकता इस दुनिया के अंदर। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर दो रेशियोज आपको मेनली दिखते हैं, जिसके अंदर आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है और दूसरा होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन, और एक होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। दो चीजें होती हैं भाई, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के अंदर क्या होता है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। आप क्या करते हो, ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड करते हो सेल्स से, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो, ये आपका होता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा जी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के अंदर क्या मतलब है इसका? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का मतलब है कि हमारी सेल कितना परसेंट है, हमारा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट बिफोर द डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक हो गया। तो जब प्रॉफिट बिफोर द डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस निकालते तो हम इसको किससे कंपेयर करते हैं? सेल्स से। सेल्स से कंपेयर कर लिया, अब पता चलता है कि भाई सेल्स के मुकाबले में कितना प्रॉफिट है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। एक होता है नेट प्रॉफिट, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब है फाइनल प्रॉफिट व्हेन ऑल द एक्सपेंसेस हैव बीन डिडक्टेड आउट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है आपने सेल्स में से सिर्फ वो एक्सपेंसेस डिडक्ट किए जो उन गुड्स को सेल करने में लग गए, तभी तो इसको बोलते हैं आप ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है?
उन प्रोडक्ट्स को बेचने की सेल्स या बेचने में जितना भी आपने खर्चा इनकर किया, उसको खरीदने में, उसके ट्रांसपोर्टेशन, जो भी आपके पास चीजें थी वो सारी प्लस माइनस करके आप वैल्यू निकालते हो, उसको माइनस करते हो सेल्स से, तो यू गेट दी ग्रॉस प्रॉफिट। आपका ग्रॉस प्रॉफिट आपकी सेल्स के कंपैरिजन में कितना है, ये ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, आप लोग बताएं मुझे। व्हाट डू यू थिंक, ये ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? जी, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ये परसेंटेज और ये रेशियो ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? जी, हमने सेइंग ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, जब आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जिसको हम जीपी मार्जिन भी कहते हैं, जब ज्यादा होता है, इट मींस योर बिजनेस हैज बिकम एफिशिएंट। एफिशिएंट इन व्हाट? एफिशिएंट इन कन्वर्टिंग योर सेल्स इनटू प्रॉफिट। कन्वर्टिंग योर सेल्स इनटू प्रॉफिट, ये भी लिख सकते हैं, या एक और चीज लिख सकते हैं, और एफिशिएंट इन कंट्रोलिंग कॉस्ट। तो ये दोनों बड़े अच्छे वर्ड्स हैं जो आप लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स। आपने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा कर दिया। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। कॉस्ट, सॉरी नॉट कॉस्ट, इसके अंदर होगा सेल्स, सबसे पहले आएगा सेल्स। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, आपके पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो जब इसका आंसर बड़ा आएगा तो इसका मतलब ये है कि आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्या किया, अपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को कंट्रोल कर लिया, इसको आपने कम किया, मैनेज किया। तो जब आपने इसको कम किया, आपने इसको कंट्रोल किया, तो क्या हुआ, आपका बिजनेस बेहतर हुआ, किस मामले में, ग्रॉस प्रॉफिट में। सर कमेंट कैसे लिखेंगे वो बताएं स्पेसिफिक। कमेंट ऐसे लिखोगे, इस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का आपको पिछला ईयर या तो कॉम्पिटिटर का दिया होगा, गिवन होगा, या तो आपका अपना दिया होगा। लेट्स सपोज आप 2019 में खड़े हैं, आपका अपना रेशियो आपने कैलकुलेट कर लिया, पिछले साल का जो कैलकुलेशन थी वो या तो कॉम्पिटिटर की गिवन है आपको, या तो आपने अपनी कैलकुलेशन खुद करनी है, या आपको गिवन है ऑलरेडी। तो आप पिछले साल के रेशियो से कंपेयर करोगे, ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए, वी हैव अग्रीड ऑन दिस थिंग। तो जब ये ज्यादा होगा तो अच्छी बात है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर 35% लास्ट ईयर है, इस साल 37% है, अगेन बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आप क्या लिखोगे, इट इज ओनली इंक्रीज बाय 2%। तीन चीजें आपने लाजमी बतानी, क्या क्या? पिछले साल क्या था, इस साल क्या है, इंक्रीज कैसे हुआ, सॉरी इंक्रीज कितना हुआ, ठीक है, इंक्रीज होने की वजह क्या थी, ये आप चौथी चीज भी बताओगे अपने आंसर के अंदर। भाई ग्रॉस प्रॉफिट पिछले साल 35% था, अब 37 हो गया, 2% से इंक्रीज है। 2% से इंक्रीज होने की रीजन क्या हो सकती है, बिकॉज दिस ईयर द बिजनेस हैज कंट्रोल्ड इट्स कॉस्ट ऑफ सेल्स वेरी एफिशिएंटली। ठीक है, कंट्रोल किया कॉस्ट ऑफ सेल्स को अच्छे से। क्या रीजन हो सकता है उसमें भी आप, अच्छा बीच बीच में आवाज नहीं आ रही, अच्छा मेरे ख्याल से रूम में इंटरनेट कनेक्शन का इशू है। अब बेहतर है? अच्छा अब मेरी आवाज बेहतर है, या सबको आवाज नहीं आ रही, या सिर्फ एक बच्चे को आवाज नहीं आ रही? हेलो, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है, यस नो कुछ तो बोले। अच्छा बीच बीच में चली जाती है, ठीक है, खैर चले वापस आते हैं, दोबारा रिपीट करता हूँ। देखिए आपके पास 2018 का रेशियो गिवन है, या तो वो कॉम्पिटिटर का रेशियो है, या तो आपका वो अपना रेशियो है पिछले साल का। 2019 के अंदर आपके पास आप रेशियोज नहीं थे, आपको वैल्यूज दी थी, आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आप 18 और 19 कंपेयर करोगे तो रेशियो अगर बेहतर हो रहा है तो आप क्या लिखोगे, इन 2018 it was 38%, 2019 it has become 40%, which means there is an increase of 2%, which is good for the company. And this is because of the reason the company has controlled its cost of sales efficiently. This could be और this may be, ऐसे लिखोगे आप, कभी भी डेफिनेट आंसर नहीं लिख सकते कि दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग। आप लिख सकते हो दिस मे बी, कुछ दिस मे बी में आप कुछ रीजन दे सकते हो सकता है आपकी जो ओपनिंग
अच्छा जी, मेरा इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, मैं कोशिश करता हूँ उसको डेटा पे शिफ्ट करूँ ताकि डिस्कनेक्शन ना हो बार बार। हाँ जी, अब आवाज़ क्लियर है मेरी? जी। ठीक है, अब आवाज़ क्लियर होनी चाहिए। अब अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से आप लोग के यहाँ पे इशू होगा। तो कोशिश करते हैं हम चीज़ों को दोबारा से लेके चलें। चलिए मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन आप लोग के साथ। जी, अच्छा जी, तो हमने अभी तक क्या डिसाइड किया कि हमारे पास ईयर्स होंगे, तो मैं इसको स्क्रीन पर लिख देता हूँ। तो करेंगे और ये क्या क्या होगा, हमारे पास ईयर्स होंगे, कितने ईयर्स होंगे, 2018 होगा और 2019 होगा। तीन चीजें हम कर रहे होंगे रेशियोज के अंदर, वो तीन चीजें क्या होंगी, वो तीन चीजें होंगी हमारे पास 2019 परसेंटेज ऑफ रेशियो, कितना परसेंट था, लेट सपोज 35 था, वो मेंशन करोगे। फिर आप लिखोगे परसेंटेज ऑफ रेशियो 2019 में कितना हो गया है। फिर आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे इम्प्रूवमेंट और नॉट। मतलब ये तो मैं आपको सिर्फ एक सिंपल वर्ड्स बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें स्ट्रक्चर कैसे करना है। क्या इम्प्रूव हुआ, नहीं हुआ, पहले तो ये लिखोगे, फिर आप इसके बाद वाले सेंटेंस में करेक्ट करोगे। अगर इफ इम्प्रूव देन हाउ, इफ इम्प्रूव देन हाउ, कि भाई अगर इम्प्रूव हो गया तो कैसे हुआ, मतलब कैसे के अंदर यू विल गिव मे बी रीजंस। ठीक है, आप एक्चुअली नहीं हो सकते, आप एग्जैक्ट नहीं हो सकते कि भाई यही रीजन था और मैं गारंटी दे सकती हूँ या मैं गारंटी दे सकता हूँ भाई यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इम्प्रूवमेंट होगी, अगर इम्प्रूव हुआ तो कैसे हुआ ये आपने सोचना पड़ेगा। कुछ डेफिनेट रीजंस लिख सकते हो। अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, उसके मैं कुछ रीजंस आपको ऑलरेडी बताता हूँ जो कि अकाउंटिंग के अंदर रीजंस होते हैं। वो रीजंस क्या क्या होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो उसके अंदर आपके जो डेफिनेट रीजंस होते हैं वो ये होते हैं। रीजंस वाई जीपी परसेंटेज, मार्जिन मींस परसेंटेज लिख रहा हूँ मैं इसको, इंक्रीजेस। ठीक है, क्यों होता है मेनली इंक्रीज इसका, इसका इंक्रीज ये होता है कि आपकी सेलिंग सेल्स प्राइस बढ़ गई है, एक रीजन ये है। दूसरा ये हो सकता है कि भाई प्राइस तो सेम रही लेकिन सेल्स रेवेन्यू बढ़ गया आपका। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो गया। ये तीन रीजन है जिसकी वजह से आपकी जो इन्वेंट्री जो सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज होता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर आप क्या लिखते हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर आप लिखते हो तीन चीजें होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट। एक होता है ओपनिंग इन्वेंट्री, वो इन्वेंट्री जो पिछले साल आपके पास थी, जो इस साल के शुरू में आपके पास थी। ठीक है, और आपके पास होती है परचेज, इस साल क्या खरीदा। और आपके पास होता है क्लोजिंग इन्वेंट्री। बड़ा डिटेल में आज मैं समझा रहा हूँ और बहुत ही अच्छा है, ये समझने का मौका है ये चीज़ समझने का आपके पास रेशियोज। ये वाहिद चीज़ है जो क्लोजिंग इन्वेंट्री जब ये बढ़ती है तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो कम होती है, इसके बढ़ने से कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाती है। बाकी अगर सर ये इंक्रीज होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी। और सर अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ गई तो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो सर रेशियो गिरेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, कम होगा, कम होगा। ठीक है, ये लॉजिक समझ आ रही है, आज बड़ी डिटेल में करवा रहा हूँ ये चीज़ें मैं। इससे भी कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ती है। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ेगी, अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज होगा। अब चलते हैं फॉर्मूले के पास दोबारा। फॉर्मूला क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने आपको शुरू में कहा था ये सिंपल मैथ्स है। तो सर अगर ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया, सेल्स वही रही, तो अगेन ओवरऑल आपका जो परसेंटेज है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब बताओ समझ आई नहीं आई, आवाज कट रही थी, क्या था, अब आइडिया दो, समझ आई है स्टोरी शायद
बड़ी डेप्थ में बताया आपको मैंने अकाउंटिंग से कनेक्ट करके। अगर ये समझ आया तो नेक्स्ट पे चलते हैं। जी यस और नो। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? कोई जवाब नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है शायद समझ नहीं आ रहा कुछ भी, या तो बहुत कुछ समझ आ रहा है। सर एक और बार समझा दो, ठीक है। अच्छा जी, एक और बार सुन लें, दोबारा देखें। आपके पास जो कॉस्ट ऑफ सेल होती है ना, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी चीज़ों को वो करती है, आपके ग्रॉस प्रॉफिट को रिड्यूस कर देती है। और जब आपका ग्रॉस प्रॉफिट रिड्यूस होता है तो आपका फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल। जब ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा, सेल ज्यादा होगी, तो ओवरऑल आपका आंसर जो होगा वो शॉर्ट होगा, वो एक छोटी परसेंटेज होगी, ठीक है, एक लोअर परसेंटेज होगी। तो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स किस तरह बढ़ते हैं। अगर आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री बढ़ जाए, वो इन्वेंट्री, वो रॉ मटेरियल जो आपके साल के शुरू में मौजूद था, वो अगर बढ़ जाए, अगर आपने ज्यादा परचेजेस किए इस साल, वो बढ़ जाए, तब भी आपका कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगा। सर इन दोनों के बढ़ने से क्या होगा? इन दोनों के बढ़ने से ये होगा कि आपका कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गया, तो आपका ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। सर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ये कैसे निकलता है, मैं फॉर्मूला लिखना भूल गया, मैं आपको दिखाता हूँ। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। सिंपल समझने वाली बात ये है कि भाई जब ये बढ़ जाएगा तो आपका ये वाला आंसर जो है वो शॉर्ट होगा, कम आएगा, ठीक है। तो ये बढ़ेगा क्यों, ये मैंने रीजन आपके सामने स्क्रीन पे लिख दिया। सिर्फ एक वाहिद क्लोजिंग इन्वेंट्री है, जब वो बढ़ती है, जो सामान एंड में रह जाता है, साल के एंड में बच जाता है, वो अगर बढ़ जाए तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगा? कम हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ सेल्स जब कम होता है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल परसेंटेज भी इंक्रीज होगी। ये मैं वो रीजंस बता रहा हूँ जो आप आंसर में लिखोगे मे बी करके। तो मैं आपको कह रहा था ना, मे बी लिखोगे आप, तो मे बी करके आप ये रीजंस लिख सकते हो कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो मे बी के अंदर ये रीजंस आप लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो इन डेप्थ एनालिसिस हो, तो एप्लीकेशन में आप ये चीजें देख सकते हो सकता है बिजनेस की ओपनिंग इन्वेंट्री आपको गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, बैलेंस शीट गिवन हो, आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन हो, और अगर आपको इन्वेंट्री गिवन होगी तो फिर आप क्या कर सकते हो? इन्वेंट्री गिवन होगी तो आप उससे ये आइडिया लगा सकते हो कि भाई एग्जैक्टली यही रीजन है जिसकी वजह से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज हुआ और हमारा जीपी मार्जिन कम आ रहा है। बैलेंस शीट के अंदर हमेशा क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है हर साल की। अब पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री, 2021 की क्लोजिंग इन्वेंट्री 31 दिसंबर को, इस साल 1 जनवरी को जब मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो वो ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, पिछले साल की क्लोजिंग इस साल की ओपनिंग होती है। तो जब बैलेंस शीट गिवन हो आपके सामने और वहां लिखा हो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो आप वो क्लोजिंग पिछले साल की इस साल की क्या होगी? ओपनिंग इन्वेंट्री। वो अगर ज्यादा है तो उसका मतलब ये जीपी मार्जिन कम होगा, और अगर जीपी कम है, मार्जिन कम है, तो अगेन आप ये रीजन कोट कर सकते हो अपने आंसर के अंदर। गॉट इट? समझ आया आप? जी समझ आया नहीं आया? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रेशियो आपका एनपी मार्जिन, ठीक है। एनपी मार्जिन है आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत इजी है। नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलता है, ये बहुत इजी है। ये ऐसे निकलता है आपका नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। ये कैसे होता है? ये आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस, माइनस एक्सपेंसेस। सर ये ज्यादा होना चाहिए तो बेहतर है, कम होना चाहिए बेहतर है? ये ज्यादा होगा तो अच्छी बात है, गुड है, ठीक है। और अगर ये कम होगा तो बैड है, बुरी बात है। सर कम ज्यादा कैसे पता चलेगा कितना होना चाहिए? कंपेयर करोगे पिछले साल से, जो कि या तो गिवन होगा या तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मेरा नेट प्रॉफिट परसेंटेज मार्जिन गिर रहा है तो मैं क्या कहूँगा? बिजनेस के एक्सपेंसेस बढ़ रहे होंगे ऑब्वियसली, ऐसा ही है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस। तो जब एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं तो नेट प्रॉफिट कम होगा। नेट प्रॉफिट कम होने की वजह से क्या होगा? नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कम निकलेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ रीजंस के अंदर? एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस हैव इंक्रीज्ड। और इसका एक और तरीका है कि आप बिजनेस के एक्सपेंसेस देख सकते हो, इनकम स्टेटमेंट अगर गिवन है
तो आप देख के बता दो, बोलो पिछले साल तक आपकी सेल्स, आपकी सैलरीज हो गए, एडवर्टाइजमेंट हो गई, हो सकता है कि नई कॉस्ट हो जो कि आपकी इनकम स्टेटमेंट में लिखी हो एक्सपेंसेस के हेडिंग के अंदर, तो आप डायरेक्टली कोट कर दो। कोट क्या करोगे, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, लेट्स सपोज कि भाई एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इस साल बढ़ चुकी है, एज यू कैन सी इन द इनकम स्टेटमेंट, दैट इज द रीजन द नेट प्रॉफिट मार्जिन इज डिक्रीजिंग। तो इस तरह की चीजें आप अपने आंसर में लिख सकते हो। ये आपका सेकंड रेशियो था, उसको मैंने बताया कमेंट करना। तीसरा रेशियो जो आपका है वो रॉस है, रॉस बोलते हैं इसको, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रॉस, ROCE, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, वो पैसा जो आपने लगाया है बिजनेस में, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है। ये इन शॉर्ट आपकी इन्वेस्टमेंट देखने का भी तरीका होता है। इसको प्रॉफिटेबिलिटी में इतना इसलिए कर रहे होते हैं शो, या इसलिए शामिल करते हैं, उसका रीजन ये होता है कि आपने कितना कमाया इन कंपैरिजन टू कितना आपने लगाया था। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, आपकी इक्विटी, दैट मीन्स योर ओन कैपिटल, जो आपने पैसा खुद लगाया बिजनेस में वो, प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म लोन्स देते थे। लॉन्ग टर्म लोन्स का क्या मतलब है, एक साल से ज्यादा के जितने भी लोन आपने लिए बिजनेस में, वो उसमें आप प्लस करोगे वो पैसा जो आपने लगाया। ये दोनों पैसे तो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए ना, ऊपर आपने रखा नेट प्रॉफिट, नीचे आपने रखा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जब आपने कैपिटल एम्प्लॉयड रखा नीचे, तो आपने कहा कि भाई ऊपर नेट प्रॉफिट है, नीचे मेरी इन्वेस्टमेंट है, अब मैं देखता हूँ कितना परसेंट रॉस है, मुझे कितना रिटर्न मिलता है कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो पैसा मैंने लगाया। तो ज्यादा रिटर्न होगा तो अगेन क्या होगी बात, अच्छी बात है, और कम रिटर्न हुआ तो बुरी बात है। सर ज्यादा रिटर्न हुआ तो उसमें क्या रीजन हो सकता है, उसका रीजन ये हो सकता है, तो हो सकता है नेट प्रॉफिट बढ़ गया हो। सर नेट प्रॉफिट क्यों बढ़ सकता है, एक्सपेंसेस कम होने की वजह से, ठीक है। हो सकता है बिजनेस ने एक्सपेंसेस अच्छे तरीके से कंट्रोल किए हो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हुआ हो इस साल, हो सकता है। तो हो सकता है ही लिखेंगे आप अपने आंसर के अंदर, until and unless you find any figure or you find any trend in your answer in your question paper, कि आपके पास केस स्टडी में ऐसा कोई ट्रेंड है जिसमें वो खुद बता रहा है कि भाई इस साल एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं, ये फला एक्सपेंस बढ़ गया है, तो देन यू कैन कोड दैट सेंटेंस और वो एप्लीकेशन में भी काउंट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज डोंट कोड दिस, अगर नहीं है ऐसी कोई चीज तो कोड मत कीजिएगा, फजूल में आप कुछ लिखेंगे वो कुछ और ही बन जाएगा फिर, तो बेहतर है डोंट कोट एनीथिंग until unless you find any evidence in the case study, भले वो इनकम स्टेटमेंट में हो या वर्डिंग्स के अंदर लिखा हो केस स्टडी में। कैपिटल एम्प्लॉयड, आपका रॉस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसलिए भी कम हो सकता है कि आपने नेट प्रॉफिट तो अच्छा कमाया लेकिन आपने लगाया बहुत ज्यादा, आपने कैपिटल तो लगाया, आपने लोन्स और ले लिया अगले साल। 2018 में 10,000 के लोन थे, 2019 में आपने क्या किया, 10,000 के और लोन्स ले लिए। तो जब आप डिनोमिनेटर को बड़ा करते जाओगे तो न्यूमरेटर तो छोटा होता जाएगा ना, तो ओवरऑल आंसर भी शॉर्ट आएगा आपका। तो सिंपल मैथ्स है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आप ये लिख सकते हो, अगर ये रॉस कम आ रहा है, मे बी द कंपनी हैज फेल्ड टू कंट्रोल इट्स एक्सपेंसेस बिकॉज ऑफ दैट नेट प्रॉफिट इज लो, एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर कि whatever you can see is that equity, the capital invested by the owner remains the same, but every year maybe the owner is taking out some loans, जो कि ऑब्वियस होगा अगर आपको बैलेंस शीट गिवन होगी तो। ये सब क्लियर है, यस और नो कर दें ताकि रॉस कंप्लीट करके फिर हम लिक्विडिटी रेशियोज पे आ जाए। जी यस और नो, ये क्लियर है आपको जो मैंने अभी समझाया रॉस वाली कहानी। जी क्लियर है, नहीं है, यस नो, खामोश है, मैं समझ नहीं पा रहा वरना मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड के नीचे क्या लिखा है आपने? कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों लिखा है, ये सवाल है। नहीं, उसके जो नीचे क्या लिखा है? इसके नीचे लिखा है कैपिटल, दैट इज ओनर्स इन्वेस्टेड कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स, बाहर से जो लोन लिए वो उसमें ऐड किया जो मैंने खुद पैसा लगाया, इसको इन दोनों को प्लस करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा आपका। इन अदर वर्ड्स द कैपिटल यू हैव एम्प्लॉयड इन योर बिजनेस, ये इसकी मीनिंग यही है, ठीक है। ये दोनों फिगर्स आपको बैलेंस शीट में गिवन होंगे, ठीक है, इसकी टेंशन नहीं लेनी। कभी कभार वो बहुत रहम दिल होता है तो डायरेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड दे देगा आपको, बोलेगा ये फिगर है। कभी उसको थोड़ा गुस्सा आया हो तो वो क्या करेगा, कैपिटल देगा आपको, लॉन्ग टर्म लोन्स अलग दे देगा, या कभी कभी बोलेगा भाई ये लोन्स हैं ये 1 साल से ऊपर में पे हो रहे हैं, 5 साल बाद पे होंगे, 4 साल बाद पे होंगे, तो आप खुद ही जज करके अंदाजा लगा सकते हो कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड में आएंगे, ठीक है।
अब बढ़ते हैं आगे लिक्विडिटी रेशियोज पे, ताकि ये सेशन भी इसके बाद फिर हम रैप अप करेंगे। लिक्विडिटी रेशियोज आपके लास्ट रेशियोज है, इसके अंदर दो ही रेशियोज आते हैं लिक्विडिटी के अंदर। एक आपका है करंट रेशो और एक आपका है एसेट टेस्ट रेशो। बुक ने हमेशा, जितनी भी बुक्स आप पढ़ेंगे, इवन आप एमबीए लेवल तक, मैं इस लेवल तक आ गया, एमबीए कर रहा हूँ, इट्स नियर टू एंड, लेकिन एमबीए करने के बाद भी मैं यही रेशियोज पढ़ रहा था बच्चों वाले क्लासेस के अंदर। क्यों? पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम, सॉरी टू से, बड़ा एक लो लेवल लो है। और इवन इस एमबीए तक की बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है, एसेट टेस्ट रेशियो इज द बेस्ट रेशियो टू कैलकुलेट द लिक्विडिटी। सर लिक्विडिटी होती क्या है? ये वर्ड तो हमें पता ही नहीं है, लिक्विडिटी क्या है। लिक्विडिटी मीन्स द एबिलिटी टू पे, the ability to pay short term debts। सर ये शॉर्ट टर्म डेट्स होते क्या है? हमने तो सिर्फ बुक में सुना है शॉर्ट टर्म डेट्स। शॉर्ट टर्म डेट्स का मतलब है आपकी करंट लायबिलिटीज। कौन सी लायबिलिटीज? करंट लायबिलिटीज। सर ये क्या होती है? ये वो लायबिलिटीज होती हैं, वो उधार है आपके ऊपर जो आपको विद इन 1 ईयर पे करना पड़ता है, लेस देन 1 ईयर। ये 1 साल के अंदर अंदर आपने सेटल करना है। सर इसके अंदर कोई एग्जाम्पल सबसे पहले ये होती है कि अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल कौन होते हैं? आपके सप्लायर। आप सप्लायर के पास जाते हो, आप कहते हो भाई मुझे सामान चाहिए, मुझे 1 लाख रुपए के लैपटॉप चाहिए, मुझे 1 लाख के सेलफोन चाहिए। अब आप ये नहीं कहते कि भाई मैं बहुत नेक हो चुका हूँ सर, रमजान आ गया, अब मैं पेमेंट आपको टाइम पे करूंगा, ऐसा नहीं है। आप कहोगे 1 महीने का क्रेडिट चाहिए, उधार चाहिए मुझे। सप्लायर आपका पुराना सप्लायर होता है, मार्केट का ट्रेंड होता है, वो आपको अलाउ कर देता है, कहता है ठीक है सर आप 1 महीने बाद दीजिएगा। जो 1 महीना हम उस पर उधार पे चलेंगे, उसको पे करने की एबिलिटी बिजनेस के अंदर है कि नहीं है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, अगर बिजनेस की लिक्विडिटी कम होगी तो बिजनेस बंद हो सकता है, बिजनेस शट डाउन हो सकता है, बिजनेस चल ही नहीं सकता। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? करंट रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो आपका होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ये मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। ये मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं होता, ये रेशियो है। एज द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट कि ये रेशियो है। ठीक है, आपके पास 1 साल से कम करंट एसेट मींस वो एसेट, वो रिसोर्सेज, वो अपनी चीजें जो 1 साल के अंदर अंदर आप यूज कर लोगे, जिसके अंदर कैश आता है, आप 1 साल के अंदर अंदर कैश यूज करते रहते हो, जिसके अंदर बैंक आता है, जिसके अंदर आपकी इन्वेंट्री होती है, जिसको आप बार बार प्रोडक्शन में डाल डाल के यूज करते रहते हो, आपके अपने कस्टमर्स होते हैं जो आपको विद इन 1 ईयर पे करते रहते हैं। ये कौन सी चीजें? करंट एसेट है। विद इन 1 ईयर जो आपके साथ सेटलमेंट, ये मेरा अपना पैसा होता है, मेरी अपनी चीजें होती हैं, उसको बोलते हैं करंट एसेट। करंट लायबिलिटीज का होता है 1 साल के अंदर ना जो भी मुझे डेट्स पे करने होते हैं, मुझे जो जो उधार सेटल करने होते हैं, तो ये आप डिवाइड करते हो, आपका रेशियो आता है। मीटिंग दोबारा ज्वाइन कीजिएगा जैसे ही एंड हो, तो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। अच्छा जी, दोबारा स्टार्ट करते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। अच्छा जी, रेशियोज हैं। रेशियोज के लिए मैंने आपको कहा था कि वी नीड कंपैरिजंस। ठीक है, कंपैरेटिव्स चाहिए होते हैं। विदाउट कंपैरिजन वी कैन नॉट से दिस थिंग कि वेदर इट्स गुड और इट्स बैड। ठीक है, कंपैरेटिव्स चाहिए होते हैं। हमें नहीं पता कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, तो जब तक नहीं होंगे कंपैरेटिव्स वी कैन नॉट से एनीथिंग। ठीक हो गया? उस कंपैरेटिव्स के अंदर आई वाज सेइंग दिस थिंग कि हमारे पास अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा होता है तो वो कहता है 2018 के भी रेशियोज आप कैलकुलेट करो, 2019 के रेशियोज भी कैलकुलेट करो। ठीक होगा सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई इशू नहीं है, हम कर लेते हैं। जैसे ही आप 2018 और 19 के रेशियोज कैलकुलेट करेंगे, वो कहेगा बेटा अब शाबाश, बहुत अच्छे बच्चों की तरह आपने क्या करना है? कॉमेंट करना है। अब आप कहेंगे सर ये कुछ ज्यादा हो गया कमेंट करना, तो फिर ये वाली चीज जो होती है ना, यहाँ पे आपके मार्क्स डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। और ये उस सूरत में होता है जब आपके पास P1 हो और P2 हो। सर दो ही पेपर होते हैं, P1 और P2। क्या मतलब? P1 और P2 का मतलब है, बच्चे निकले एग्जाम हॉल से, बोले सर P1 तो बहुत इजी था सर, हलवा पेपर, ऐसा पेपर हुआ है कि बस A स्टार पक्का। एग्जामिनर कहता है बेटा अभी मैं
अभी मैं सलाम किया मैंने ना, अभी मैं बात पूरी खत्म करूंगा। तो P2 का पेपर जो होगा वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। मुश्किल मैं नहीं कहता हमेशा, मुश्किल इन सेंस के टेक्निकल होता है, ठीक है। मुश्किल का भी मैं अगर डिफाइन कर दूं वर्ड को, टेक्निकल होता है। तो दो होते हैं आपके पास, या P1 होता है या P2 होता है। दोनों पेपर जिस बच्चे के लिए ईजी है, इसका मतलब ये है कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, ये बात समझ लें। जो कहता है ना दोनों पेपर से निकल गया सर बहुत इजी पेपर था, P1 भी आसान है, P2 तो उसकी तैयारी बहुत, यूं समझ लें कि बेहतरीन तैयारी होगी। तो P1 के अंदर अगर मुश्किल चीजें होंगी तो आपका P2 आसान होगा, और P2 के अंदर मुश्किल चीजें होंगी तो P1 आसान होगा। ये कंपैरेटिवली बहुत सारे सालों की अपनी एनालिसिस है। मेरे अपने पेपर में मैंने ये एनालाइज किया था, डिफरेंट पेपर्स में भी ऐसा नजर आता है कि P1 मुश्किल होता है तो P2 के अंदर। सर P1 और P2 में कौन से टॉपिक ज्यादा आते हैं ये भी बता दें। भाई P1 और P2 दोनों का ताल्लुक इस बात से है कि हमने पूरा सिलेबस टच करना। क्या मतलब पूरा सिलेबस चेकआउट करना है, पूरे सिलेबस को चेक करना है। देयर शुड नॉट बी एनीथिंग एट ऑल। जो हमारे बच्चे जो है ना वो अफलातूनी होते हैं, वो कहते हैं सर हमने छोड़ दिया तो कौन सी बड़ी बात होगी, एग्जामिनर हम कट देंगे कुछ ना कुछ। तो एग्जामिनर के पूरा जो यूँ समझ लें कि एम होता है ना, वो यही होता है कि भाई P1 हो और P2 हो, जो चीज़ें P1 में पूछ ली वो P2 में नहीं पूछो, कुछ और पूछ लो P2 के अंदर। या कभी कभी चीज़ें रिपीट भी हो जाती है, ओवरलैप हो जाता है, ठीक है, लेकिन कनेक्शंस बन रहे होते हैं दूसरे टॉपिक्स के साथ भी। तो पूरा सिलेबस तो पहली बात तो कवर करना है आपने किसके अंदर, बिजनेस स्टडीज के अंदर। देयर इज नो रूम फॉर व्हाट आई कैन से लीविंग एनी टॉपिक। अगर आप ये कहते हैं कि सर मैं दो टॉपिक छोड़ दिया मैंने, मैं एंड में पढ़ लूंगी या मैं पढ़ लूंगा एंड में, तो दैट्स नॉट राइट, ठीक है। वो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस को डिक्रीज कर देगा, क्योंकि हर आंसर के अंदर यू नीड टू लिंक। मैंने आपको क्लासेस में भी बताया, लिंकिंग करोगे, एप्लीकेशन करोगे, तब जाके मार्क्स मिलेंगे। तो कमेंटिंग के आपके पास मार्क्स होते हैं। रेशियोज के अंदर कुछ रेशियोज हैं जो हमें समझ आते हैं कि हाँ सर ये वाले तो बहुत इजी थे, कुछ रेशियोज हैं जो बिल्कुल ऊपर से जाते हैं। तो रेशियोज के पहले तो कैटेगरीज पे बात कर लेते हैं। आई गेस हमारे पास दो ही कैटेगरीज हैं रेशियोज की, एक होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरे होते हैं हमारे पास लिक्विडिटी रेशियोज। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या होते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ये कहते हैं हमें कि भाई बताओ आपका प्रॉफिट कितना हुआ। ये सिंपल मैथ्स है रेशियोज, और कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग मैथ्स समझ सकते हैं ना, मतलब मैथ्स भी बहुत लो लेवल की, क्योंकि मैथ्स भी बहुत टेक्निकल होती है, लेकिन अगर आप मैथ्स समझ सकते हैं तो आप रेशियोज बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर आपको रेशियोज समझ आ गए ना, तो आपसे बेहतरीन और आपसे अच्छा कमेंट कोई लिख ही नहीं सकता इस दुनिया के अंदर। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर दो रेशियोज आपको मेनली दिखते हैं, जिसके अंदर आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है और दूसरा होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन, और एक होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। दो चीजें होती हैं भाई। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के अंदर क्या होता है? आपका ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। आप क्या करते हो? ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड करते हो सेल्स से, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो, ये आपका होता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा जी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के अंदर क्या मतलब है इसका? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का मतलब है कि हमारी सेल कितना परसेंट है, हमारा प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट बिफोर द डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक हो गया। तो जब प्रॉफिट बिफोर द डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस निकालते तो हम इसको किससे कंपेयर करते हैं? सेल्स से। सेल्स से कंपेयर कर लिया, अब पता चलता है कि भाई सेल्स के मुकाबले में कितना प्रॉफिट है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। एक होता है नेट प्रॉफिट, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब है फाइनल प्रॉफिट व्हेन ऑल द एक्सपेंसेस हैव बीन डिडक्टेड आउट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है आपने सेल्स में से सिर्फ वो एक्सपेंसेस डिडक्ट किए जो उन गुड्स को सेल करने में लग गए, तभी तो इसको बोलते हैं आप ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है? उन प्रोडक्ट्स को बेचने की सेल्स, या बेचने में जितना भी आपने खर्चा इनकर किया, उसको खरीदने में, उसके ट्रांसपोर्टेशन, जो भी आपके पास चीजें थी वो सारी प्लस माइनस करके आप वैल्यू निकालते हो, उसको माइनस करते हो सेल्स से, तो यू गेट दी ग्रॉस प्रॉफिट। आपका ग्रॉस प्रॉफिट आपकी सेल्स के कंपैरिजन में कितना है? ये ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? आप लोग बताएं मुझे, व्हाट डू यू थिंक? ये ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? जी आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ये परसेंटेज और ये रेशियो ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? जी, हमने सेइंग ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, जब आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जिसको हम जीपी मार्जिन भी कहते हैं, जब ज्यादा होता है इट मींस योर बिजनेस हैज बिकम एफिशिएंट। एफिशिएंट इन व्हाट? एफिशिएंट इन कन्वर्टिंग योर सेल्स इनटू प्रॉफिट।
कन्वर्टिंग योर सेल्स इनटू प्रॉफिट, ये भी लिख सकते हैं, या एक और चीज लिख सकते हैं, और एफिशिएंट इन कंट्रोलिंग कॉस्ट। तो ये दोनों बड़े अच्छे वर्ड्स हैं जो आप लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स। आपने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा कर दिया। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। कॉस्ट, सॉरी नॉट कॉस्ट, इसके अंदर होगा सेल्स। सबसे पहले आएगा सेल्स, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, आपके पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो जब इसका आंसर बड़ा आएगा तो इसका मतलब ये है कि आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्या किया, अपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को कंट्रोल कर लिया, इसको आपने कम किया, मैनेज किया। तो जब आपने इसको कम किया, आपने इसको कंट्रोल किया, तो क्या हुआ, आपका बिजनेस बेहतर हुआ। किस मामले में, ग्रॉस प्रॉफिट में। सर कमेंट कैसे लिखेंगे वो बताएं स्पेसिफिक। कमेंट ऐसे लिखोगे, इस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का आपको पिछला ईयर या तो कॉम्पिटिटर का दिया होगा, गिवन होगा, या तो आपका अपना दिया होगा। लेट्स सपोज आप 2019 में खड़े हैं, आपका अपना रेशियो आपने कैलकुलेट कर लिया, पिछले साल का जो कैलकुलेशन थी वो या तो कॉम्पिटिटर की गिवन है आपको, या तो आपने अपनी कैलकुलेशन खुद करनी है, या आपको गिवन है ऑलरेडी। तो आप पिछले साल के रेशियो से कंपेयर करोगे, ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए। वी हैव अग्रीड ऑन दिस थिंग। तो जब ये ज्यादा होगा तो अच्छी बात है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर 35% लास्ट ईयर है, इस साल 37% है, अगेन बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आप क्या लिखोगे, इट इज ओनली इंक्रीज बाय 2%। तीन चीजें आपने लाजमी बतानी। क्या क्या, पिछले साल क्या था, इस साल क्या है, इंक्रीज कैसे हुआ, सॉरी इंक्रीज कितना हुआ, ठीक है, इंक्रीज होने की वजह क्या थी, ये आप चौथी चीज भी बताओगे अपने आंसर के अंदर। भाई ग्रॉस प्रॉफिट पिछले साल 35% था, अब 37 हो गया, 2% से इंक्रीज है। 2% से इंक्रीज होने की रीजन क्या हो सकती है, बिकॉज दिस ईयर द बिजनेस हैज कंट्रोल्ड इट्स कॉस्ट ऑफ सेल्स वेरी एफिशिएंटली। ठीक है, कंट्रोल किया कॉस्ट ऑफ सेल्स को अच्छे से। क्या रीजन हो सकता है उसमें भी आप, अच्छा बीच बीच में आवाज नहीं आ रही, अच्छा मेरे ख्याल से रूम में इंटरनेट कनेक्शन का इशू है। अब बेहतर है, अच्छा अब मेरी आवाज बेहतर है, या सबको आवाज नहीं आ रही, या सिर्फ एक बच्चे को आवाज नहीं आ रही। हेलो, एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है, यस नो कुछ तो बोले। अच्छा बीच बीच में चली जाती है, ठीक है, खैर चले वापस आते हैं, दोबारा रिपीट करता हूँ। देखिए आपके पास 2018 का रेशियो गिवन है, या तो वो कॉम्पिटिटर का रेशियो है, या तो आपका वो अपना रेशियो है पिछले साल का। 2019 के अंदर आपके पास आप रेशियोज नहीं थे, आपको वैल्यूज दी थी, आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आप 18 और 19 कंपेयर करोगे तो रेशियो अगर बेहतर हो रहा है तो आप क्या लिखोगे, इन 2018 it was 38%, 2019 it has become 40%, which means there is an increase of 2%, which is good for the company. And this is because of the reason the company has controlled its cost of sales efficiently. This could be और this may be, ऐसे लिखोगे आप, कभी भी डेफिनेट आंसर नहीं लिख सकते कि this is just because of this thing, आप लिख सकते हो this may be। उस this may be में आप कुछ रीजन दे सकते हो सकता है आपकी जो ओपनिंग। अच्छा जी, मेरा इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, मैं कोशिश करता हूँ उसको डेटा पे शिफ्ट करूँ ताकि डिस्कनेक्शन ना हो बार बार। हाँ जी, अब आवाज क्लियर है मेरी। जी। ठीक है, अब आवाज क्लियर होनी चाहिए। अब अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से आप लोग के यहाँ पे इशू होगा। कोशिश करते हैं हम चीज़ों को दोबारा से लेके चलें।
चलिए मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन आप लोगों के साथ। जी अच्छा जी, तो हमने अभी तक क्या डिसाइड किया कि हमारे पास ईयर्स होंगे, तो मैं इसको स्क्रीन पर लिख देता हूँ। तो करेंगे और ये क्या क्या होगा, हमारे पास ईयर्स होंगे, कितने ईयर्स होंगे, 2018 होगा और 2019 होगा। तीन चीजें हम कर रहे होंगे रेशियोज के अंदर, वो तीन चीजें क्या होंगी, वो तीन चीजें होंगी हमारे पास 2019 परसेंटेज ऑफ रेशियो, कितना परसेंट था, लेट सपोज 35 था, वो मेंशन करोगे। फिर आप लिखोगे परसेंटेज ऑफ रेशियो 2019 में कितना हो गया है। फिर आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे इम्प्रूवमेंट और नॉट। मतलब ये तो मैं आपको सिर्फ एक सिंपल वर्ड्स बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें स्ट्रक्चर कैसे करना है। क्या इम्प्रूव हुआ, नहीं हुआ, पहले तो ये लिखोगे, फिर आप इसके बाद वाले सेंटेंस में करेक्ट करोगे। अगर इफ इम्प्रूव देन हाउ, इफ इम्प्रूव देन हाउ, कि भाई अगर इम्प्रूव हो गया तो कैसे हुआ, मतलब कैसे के अंदर यू विल गिव मे बी रीजंस। ठीक है, आप एक्चुअली नहीं हो सकते, आप एग्जैक्ट नहीं हो सकते कि भाई यही रीजन था और मैं गारंटी दे सकती हूँ या मैं गारंटी दे सकता हूँ भाई यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इम्प्रूवमेंट होगी, अगर इम्प्रूव हुआ तो कैसे हुआ ये आपने सोचना पड़ेगा। कुछ डेफिनेट रीजंस लिख सकते हो। अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, उसके मैं कुछ रीजंस आपको ऑलरेडी बताता हूँ जो कि अकाउंटिंग के अंदर रीजंस होते हैं। वो रीजंस क्या क्या होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो उसके अंदर आपके जो डेफिनेट रीजंस होते हैं वो ये होते हैं। रीजंस वाई जीपी परसेंटेज, मार्जिन मींस परसेंटेज लिख रहा हूँ मैं इसको, इंक्रीजेस। ठीक है, क्यों होता है मेनली इंक्रीज इसका, इसका इंक्रीज ये होता है कि आपकी सेलिंग सेल्स प्राइस बढ़ गई है, एक रीजन ये है। दूसरा ये हो सकता है कि भाई प्राइस तो सेम रही लेकिन सेल्स रेवेन्यू बढ़ गया आपका। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो गया। ये तीन रीजन है जिसकी वजह से आपकी जो इन्वेंट्री जो सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज होता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर आप क्या लिखते हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर आप लिखते हो तीन चीजें होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट। एक होता है ओपनिंग इन्वेंट्री, वो इन्वेंट्री जो पिछले साल आपके पास थी, जो इस साल के शुरू में आपके पास थी। ठीक है, और आपके पास होती है परचेज, इस साल क्या खरीदा। और आपके पास होता है क्लोजिंग इन्वेंट्री। बड़ा डिटेल में आज मैं समझा रहा हूँ और बहुत ही अच्छा है, ये समझने का मौका है ये चीज समझने का आपके पास रेशियोज। ये वाहिद चीज है जो क्लोजिंग इन्वेंट्री जब ये बढ़ती है तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो कम होती है, इसके बढ़ने से कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाती है। बाकी अगर सर ये इंक्रीज होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी। और सर अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ गई तो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो सर रेशियो गिरेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, कम होगा, कम होगा। ठीक है, ये लॉजिक समझ आ रही है, आज बड़ी डिटेल में करवा रहा हूँ ये चीजें मैं। इससे भी कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ती है। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ेगी, अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज होगा। अब चलते हैं फॉर्मूला के पास दोबारा। फॉर्मूला क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने आपको शुरू में कहा था ये सिंपल मैथ्स है। तो सर अगर ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया, सेल्स वही रही, तो अगेन ओवरऑल आपका जो परसेंटेज है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब बताओ समझ आई नहीं आई, आवाज कट रही थी, क्या था, अब आइडिया दो, समझ आई है स्टोरी शायद, बड़ी डेप्थ में बताया आपको मैंने अकाउंटिंग से कनेक्ट करके। अगर ये समझ आया तो नेक्स्ट पे चलते हैं। जी यस और नो। मेरी आवाज आ रही है आप सबको, कोई जवाब नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है शायद समझ नहीं आ रहा कुछ भी, या तो बहुत कुछ समझ आ रहा है। सर एक और बार समझा दो, ठीक है। अच्छा जी, एक और बार सुन लें, दोबारा देखें। आपके पास जो कॉस्ट ऑफ सेल होती है ना, वो कॉस्ट ऑफ सेल आपकी चीज़ों को वो करती है, आपके ग्रॉस प्रॉफिट को रिड्यूस कर रही थी। और जब आपका ग्रॉस प्रॉफिट रिड्यूस होता है तो आपका फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल। जब ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा, सेल ज्यादा होगी, तो ओवरऑल आपका आंसर जो होगा वो शॉर्ट होगा, वो एक छोटी परसेंटेज होगी। ठीक है, लोअर परसेंटेज होगी।
तो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स किस तरह बढ़ते हैं अगर आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री बढ़ जाए, वो इन्वेंट्री वो रॉ मटेरियल जो आपके साल के शुरू में मौजूद था वो अगर बढ़ जाए, अगर आपने ज्यादा परचेजेस किए इस साल वो बढ़ जाए तब भी आपका कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगा। सर इन दोनों के बढ़ने से क्या होगा? इन दोनों के बढ़ने से ये होगा कि आपका कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गया तो आपका ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। सर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। ग्रॉस प्रॉफिट ये कैसे निकलता है, मैं फॉर्मूला लिखना भूल गया, मैं आपको दिखाता हूँ। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। सिंपल समझने वाली बात ये है कि भाई जब ये बढ़ जाएगा तो आपका ये वाला आंसर जो है वो शॉर्ट होगा, कम आएगा। ठीक है, तो ये बढ़ेगा क्यों, ये मैंने रीजन आपके सामने स्क्रीन पे लिख दिया। सिर्फ एक वाहिद क्लोजिंग इन्वेंट्री है, जब वो बढ़ती है, जो सामान एंड में रह जाता है, साल के एंड में बच जाता है, वो अगर बढ़ जाए तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगा, कम हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ सेल्स जब कम होता है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल परसेंटेज भी इंक्रीज होगी। ये मैं वो रीजंस बता रहा हूँ जो आप आंसर में लिखोगे मे बी करके। मैं आपको कह रहा था ना मे बी लिखोगे आप, तो मे बी करके आप ये रीजंस लिख सकते हो कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो मे बी के अंदर ये रीजंस आप लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो इन डेप्थ एनालिसिस हो तो एप्लीकेशन में आप ये चीजें देख सकते हो सकता है बिजनेस की ओपनिंग इन्वेंट्री आपको गिवन हो, क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट गिवन हो, आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन हो, और अगर आपको इन्वेंट्री गिवन होगी तो फिर आप क्या कर सकते हो, इन्वेंट्री गिवन होगी तो आप उससे ये आइडिया लगा सकते हो कि भाई एग्जैक्टली यही रीजन है जिसकी वजह से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज हुआ और हमारा जीपी मार्जिन कम आ रहा है। बैलेंस शीट के अंदर हमेशा क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है हर साल की। अब पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री 2021 की क्लोजिंग इन्वेंट्री 31 दिसंबर को, इस साल 1 जनवरी को जब मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो वो ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, पिछले साल की क्लोजिंग इस साल की ओपनिंग होती है। तो जब बैलेंस शीट गिवन हो आपके सामने और वहां लिखा हो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो आप वो क्लोजिंग पिछले साल की इस साल की क्या होगी, ओपनिंग इन्वेंट्री। वो अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ये जीपी मार्जिन कम होगा, और अगर जीपी कम है, मार्जिन कम है, तो अगेन आप ये रीजन कोट कर सकते हो अपने आंसर के अंदर। गॉट इट? समझ आया? जी समझ आया नहीं आया? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रेशियो आपका एनपी मार्जिन। ठीक है, एनपी मार्जिन है आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत इजी है। नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलता है, ये बहुत इजी है। कैसे निकलता है आपका नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। ये कैसे होता है, ये आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस। माइनस एक्सपेंसेस। सर ये ज्यादा होना चाहिए तो बेहतर है, कम होना चाहिए बेहतर है? ये ज्यादा होगा तो अच्छी बात है, गुड है। ठीक है, और अगर ये कम होगा तो बैड है, बुरी बात है। सर कम ज्यादा कैसे पता चलेगा, कितना होना चाहिए, कंपेयर करोगे पिछले साल से, जो कि या तो गिवन होगा या तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मेरा नेट प्रॉफिट परसेंटेज मार्जिन गिर रहा है तो मैं क्या कहूँगा, बिजनेस के एक्सपेंसेस बढ़ रहे होंगे ऑब्वियसली। ऐसा ही है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस। तो जब एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं तो नेट प्रॉफिट कम होगा। नेट प्रॉफिट कम होने की वजह से क्या होगा, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कम निकलेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ रीजंस के अंदर, एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस हैव इंक्रीज्ड। और इसका एक और तरीका है कि आप बिजनेस के एक्सपेंसेस देख सकते हो, इनकम स्टेटमेंट अगर गिवन है तो आप देख के बता दो, बोलो पिछले साल तक आपकी सेल्स, आपकी सैलरीज हो गए, एडवर्टाइजमेंट हो गई, हो सकता है कि नई कॉस्ट हो जो कि आपकी इनकम स्टेटमेंट लिखी हो एक्सपेंसेस के हेडिंग के अंदर, तो आप डायरेक्टली कोट कर दो। कोट क्या करोगे, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, लेट्स सपोज कि भाई एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इस साल बढ़ चुकी है, एज यू कैन सी इन द इनकम स्टेटमेंट, दैट इज द रीजन द नेट प्रॉफिट मार्जिन इज डिक्रीजिंग। तो इस तरह की चीजें आप अपने आंसर में लिख सकते हो। ये आपका सेकेंड रेशियो था, उस पर मैंने बताया कमेंट करना। तीसरा रेशियो जो आपका है वो रॉस है। रॉस बोलते हैं इसको, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रॉस, ROCE, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। वो पैसा जो आपने लगाया है बिजनेस में, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, ये इन शॉर्ट आपकी इन्वेस्टमेंट देखने का भी तरीका होता है। इसको प्रॉफिटेबिलिटी में इतना इसलिए कर रहे होते हैं शो, या इसलिए शामिल करते हैं, उसका रीजन ये होता है
कि आपने कितना कमाया इन कंपैरिजन टू कितना आपने लगाया था। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, आपकी इक्विटी, दैट मीन्स योर ओन कैपिटल, जो आपने पैसा खुद लगाया बिजनेस में वो, प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म लोन्स देते थे। लॉन्ग टर्म लोन्स का क्या मतलब है, एक साल से ज्यादा के जितने भी लोन आपने लिए बिजनेस में, वो उसमें आप प्लस करोगे वो पैसा जो आपने लगाया। ये दोनों पैसे तो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए ना, ऊपर आपने रखा नेट प्रॉफिट, नीचे आपने रखा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जब आपने कैपिटल एम्प्लॉयड रखा नीचे, तो आपने कहा कि भाई ऊपर नेट प्रॉफिट है, नीचे मेरी इन्वेस्टमेंट है, अब मैं देखता हूँ कितना परसेंट लॉस है, मुझे कितना रिटर्न मिलता है कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो पैसा मैंने लगाया। तो ज्यादा रिटर्न होगा तो अगेन क्या होगी बात, अच्छी बात है, और कम रिटर्न हुआ तो बुरी बात है। सर ज्यादा रिटर्न हुआ तो उसमें क्या रीजन हो सकता है, उसका रीजन ये हो सकता है, तो हो सकता है नेट प्रॉफिट बढ़ गया हो। सर नेट प्रॉफिट क्यों बढ़ सकता है, एक्सपेंसेस कम होने की वजह से, ठीक है। हो सकता है बिजनेस ने एक्सपेंसेस अच्छे तरीके से कंट्रोल किए हो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हुआ हो इस साल, हो सकता है। तो हो सकता है ही लिखेंगे आप अपने आंसर के अंदर, until and unless you find any figure or you find any trend in your answer in your question paper, कि आपके पास केस स्टडी में ऐसा कोई ट्रेंड है जिसमें वो खुद बता रहा है कि भाई इस साल एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं, ये फला एक्सपेंस बढ़ गया है, तो देन यू कैन कोड दैट सेंटेंस और वो एप्लीकेशन में भी काउंट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज डोंट कोड दिस, अगर नहीं है ऐसी कोई चीज तो कोट मत कीजिएगा, फजूल में आप कुछ लिखेंगे वो कुछ और ही बन जाएगा फिर, तो बेहतर है डोंट कोट एनीथिंग until unless you find any evidence in the case study, भले वो इनकम स्टेटमेंट में हो या वर्डिंग्स के अंदर लिखा हो केस स्टडी में। कैपिटल एम्प्लॉयड आपका रॉस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसलिए भी कम हो सकता है कि आपने नेट प्रॉफिट तो अच्छा कमाया लेकिन आपने लगाया बहुत ज्यादा, आपने कैपिटल तो लगाया, आपने लोन्स और ले लिया अगले साल। 2018 में 10,000 के लोन थे, 2019 में आपने क्या किया, 10,000 के और लोन्स ले लिए। तो जब आप डिनोमिनेटर को बड़ा करते जाओगे तो न्यूमरेटर तो छोटा होता जाएगा ना, तो ओवरऑल आंसर भी शॉर्ट आएगा आपका। तो सिंपल मैथ्स है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आप ये लिख सकते हो, अगर ये रॉस कम आ रहा है, मे बी द कंपनी हैज फेल्ड टू कंट्रोल इट्स एक्सपेंसेस बिकॉज ऑफ दैट नेट प्रॉफिट इज लो, एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर कि whatever you can see is that equity, the capital invested by the owner remains the same, but every year maybe the owner is taking out some loans, जो कि ऑब्वियस होगा अगर आपको बैलेंस शीट गिवन होगी तो। ये सब क्लियर है, यस और नो कर दें ताकि रॉस कंप्लीट करके फिर हम लिक्विडिटी रेशियोज पे आ जाए। जी यस और नो, ये क्लियर है आपको जो मैंने अभी समझाया रॉस वाली कहानी। जी क्लियर है, नहीं है, यस नो, खामोश है, मैं समझ नहीं पा रहा वरना मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड के नीचे क्या लिखा है आपने? कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों लिखा है, ये सवाल है। नहीं, उसके जो नीचे क्या लिखा है? इसके नीचे लिखा है कैपिटल, दैट इज ओनर्स इन्वेस्टेड कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स। बाहर से जो लोन लिए वो उसमें ऐड किया जो मैंने खुद पैसा लगाया, इसको इन दोनों को प्लस करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा आपका। इन अदर वर्ड्स द कैपिटल यू हैव एम्प्लॉयड इन योर बिजनेस, ये इसकी मीनिंग यही है, ठीक है। ये दोनों फिगर्स आपको बैलेंस शीट में गिवन होंगे, ठीक है, इसकी टेंशन नहीं लेनी। कभी कभार वो बहुत रहम दिल होता है तो डायरेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड दे देगा आपको, बोलेगा ये फिगर है। कभी उसको थोड़ा गुस्सा आया हो तो वो क्या करेगा, कैपिटल देगा आपको, लॉन्ग टर्म लोन्स अलग दे देगा, या कभी कभी बोलेगा भाई ये लोन्स है ये 1 साल से ऊपर में पे हो रहे हैं, 5 साल बाद पे होंगे, 4 साल बाद पे होंगे, तो आप खुद ही जज करके अंदाजा लगा सकते हो कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड में आएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे लिक्विडिटी रेशियोज पे, ताकि ये सेशन भी इसके बाद फिर हम रैप अप करेंगे। लिक्विडिटी रेशियोज आपके लास्ट रेशियोज है, इसके अंदर दो ही रेशियोज आते हैं लिक्विडिटी के अंदर, एक आपका है करंट रेशियो और एक आपका है एसेट टेस्ट रेशियो। बुक ने हमेशा, जितनी भी बुक्स आप पढ़ेंगे, इवन आप एमबीए लेवल तक, मैं इस लेवल तक आ गया, एमबीए कर रहा हूँ, इट्स नियर टू एंड, लेकिन एमबीए करने के बाद भी मैं यही रेशियोज पढ़ रहा था बच्चों वाले क्लासेस के अंदर। क्यों, पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम सॉरी टू से बड़ा एक लो लेवल लो है, और इवन इस एमबीए तक की बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है एसेट टेस्ट रेशियो इज द बेस्ट रेशियो टू कैलकुलेट द लिक्विडिटी। सर लिक्विडिटी होती क्या है, ये वर्ड तो हमें पता ही नहीं है, लिक्विडिटी क्या है। लिक्विडिटी मीन्स द एबिलिटी टू पे, the ability to pay short term debts। सर ये शॉर्ट टर्म डेट्स होते क्या है, हमने तो सिर्फ बुक में सुना है शॉर्ट टर्म डेट्स।
शॉर्ट टर्म डेट्स का मतलब है आपकी करंट लायबिलिटीज। कौन सी लायबिलिटीज? करंट लायबिलिटीज। सर ये क्या होती है? ये वो लायबिलिटीज होती हैं, वो उधार है आपके ऊपर जो आपको विद इन 1 ईयर पे करना पड़ता है, लेस देन 1 ईयर। ये 1 साल के अंदर अंदर आपने सेटल करना है। सर इसके अंदर कोई एग्जाम्पल सबसे पहले ये होती है कि अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल कौन होते हैं? आपके सप्लायर। आप सप्लायर के पास जाते हो, आप कहते हो भाई मुझे सामान चाहिए, मुझे 1 लाख रुपए के लैपटॉप चाहिए, मुझे 1 लाख के सेलफोन चाहिए। अब आप ये नहीं कहते कि भाई मैं बहुत नेक हो चुका हूँ सर, रमजान आ गया, अब मैं पेमेंट आपको टाइम पे करूंगा। ऐसा नहीं है। आप कहोगे 1 महीने का क्रेडिट चाहिए, उधार चाहिए मुझे। सप्लायर आपका पुराना सप्लायर होता है, मार्केट का ट्रेंड होता है, वो आपको अलाउ कर देता है, कहता है ठीक है सर आप 1 महीने बाद दीजिएगा। जो 1 महीना हम उस पर उधार पे चलेंगे, उसको पे करने की एबिलिटी बिजनेस के अंदर है कि नहीं है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। ठीक है। अगर बिजनेस की लिक्विडिटी कम होगी तो बिजनेस बंद हो सकता है, बिजनेस शट डाउन हो सकता है, बिजनेस चल ही नहीं सकता। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? करंट रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो आपका होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है। करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ये मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। ये मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं होता, ये रेशियो है। एज द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट कि ये रेशियो है। ठीक है। आपके पास 1 साल से कम करंट एसेट मींस वो एसेट, वो रिसोर्सेज, वो अपनी चीजें जो 1 साल के अंदर अंदर आप यूज कर लोगे, जिसके अंदर कैश आता है, आप 1 साल के अंदर अंदर कैश यूज करते रहते हो, जिसके अंदर बैंक आता है, जिसके अंदर आपकी इन्वेंट्री होती है, जिसको आप बार बार प्रोडक्शन में डाल डाल के यूज करते रहते हो, आपके अपने कस्टमर्स होते हैं जो आपको विद इन 1 ईयर पे करते रहते हैं। ये कौन सी चीजें? करंट एसेट है। विद इन 1 ईयर जो आपके साथ सेटलमेंट, ये मेरा अपना पैसा होता है, मेरी अपनी चीजें होती हैं, इसको बोलते हैं करंट एसेट। करंट लायबिलिटीज का होता है 1 साल के अंदर ना जो भी मुझे डेट्स पे करने होते हैं, मुझे जो जो उधार सेटल करने होते हैं, तो ये आप डिवाइड करते हो, आपका रेशियो आता है। मीटिंग दोबारा ज्वाइन कीजिएगा जैसे ही एंड हो, तो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं आगे।